आप सभी का स्वागत है। स्पेन में शॉर्ट स्टे टूरिस्ट वीजा इंडियन नेशनल्स के लिए रिज्यूम कर दिया इंडिया ने, ये लेटेस्ट अपडेट है। अगर आप स्पेन जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली जा सकते हैं। हमने ये जो अपडेट है इसको वेरीफाई भी कर दिया है और ये बिल्कुल कंफर्म न्यूज़ है कि स्पेन ने अपना टूरिज्म रिज्यूम भी कर दिया है और टूरिस्ट वीजा के ऑपरेशंस को भी इंडियन नेशनल्स के लिए इंडिया के अंदर रिज्यूम कर दिया है। तो अगर आप एज अ टूरिस्ट जाना चाह रहे थे, शॉर्ट स्टे पे जाना चाह रहे थे, तो आप डेफिनेटली स्पेन के लिए अपॉइंटमेंट लेके अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इससे पहले कि आप एप्लीकेशन फाइल करें, इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं जो आपकी वीजा सक्सेस में आपकी हेल्प करेगी और वीजा रिफ्यूजल जैसे चांसेस में आपको बचाएगी कि वीजा रिफ्यूज ना हो जाए। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इसमें हम वैक्सीनेशन वगैरह की भी डिस्कशन करेंगे, क्वारंटीन सिचुएशन को भी डिस्कस करेंगे और फाइलिंग वगैरह कैसे करनी है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो ज़्यादा समय नहीं लेगी। तो अगर आप हमारे नए दर्शक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब जानते हैं स्पेन ने जो शॉर्ट स्टे टूरिज्म वीज़ा रिज्यूम किया है उसको हम कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले स्पेन की जितनी भी एप्लीकेशंस सबमिट होती हैं, अपॉइंटमेंट्स ली जाती हैं, वो BLS में ली जाती हैं, VFS में नहीं ली जाती। जैसे कि VFS अलग कंट्रीज के लिए है, काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जो BFS को कॉन्ट्रैक्ट देती हैं कि आप हमारे यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स एंड बायोमेट्रिक्स और साथ में फाइलिंग वगैरह डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, पासपोर्ट ले सकते हैं और हमारे यहाँ पे आप क्लाइंट को डिलीवर भी कर सकते हैं। तो ऐसी सर्विसेज BFS करता है। तो यहाँ पे इस सिनेरियो में ये सर्विसेज स्पेन के लिए BLS करता है। तो BLS में आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी और वहाँ पर आपको अपना केस और फाइल को सबमिट कराना होगा। अब डॉक्यूमेंटेशन वही जो शेंगन वीजा के होते हैं वही है, जैसे अकाउंट स्टेटमेंट, ITR, जो भी आप काम करते हैं उसको प्रूफ। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है जिससे आपके केस में आपको मजबूती मिले, सक्सेस में आपको इम्प्रूवमेंट मिले। सबसे पहले ध्यान रखें, जब भी आप स्पेन का वीज़ा लगाएं तो उसमें अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स कभी भी ना लगाएं। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, सिर्फ देखा जाए तो 3 ही डॉक्यूमेंट्स हैं: अकाउंट स्टेटमेंट, टैक्स रिटर्न्स और आपका एम्प्लॉयमेंट प्रूफ। दैट्स इट, मेन यही डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा जैसे प्रॉपर्टी के पेपर्स अगर आप लगाना चाहते हैं या आपने स्टॉक्स वगैरह लिए हुए हैं उनके पेपर्स या म्यूचुअल फंड की स्टेटमेंट्स या फिर आपने कोई इक्विटी होल्डिंग्स की है उसको शेयर करना चाहते हैं, तो ऐसे पेपर्स को स्पेन जो है एंटरटेन नहीं करता और BLS से ही अपॉइंटमेंट के टाइम पे जो कैंडिडेट होता है, ट्रैवलर होता है, उसको रिटर्न कर दिया जाता है। तो इसीलिए आप कोई भी अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अपने ना बनाएं। कीप इट सिंपल, कीप इट शॉर्ट। कवर लेटर जरूर रखें। कवर लेटर में जैसे कि हमने कॉम्प्रिहेंसिवली भी इस पे वीडियो बनाई हुई है कि कवर लेटर अच्छे से कैसे बनाएं, ताकि क्योंकि कवर लेटर की इंपॉर्टेंट भूमिका होती है वीजा सक्सेस के लिए। तो आप चाहें तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कवर लेटर साथ में लगाएं, उसमें एक तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। कवर लेटर जो होता है एक तरह से छोटा सा रिज्यूमे होता है, आप कौन हैं और वहाँ पे क्यों जाना चाहते हैं, बस आपको ये शॉर्ट लैंग्वेज में लिखना होता है। बहुत लंबा कवर लेटर नहीं होना चाहिए और एक लाइन का कवर लेटर भी नहीं होना चाहिए। तो एक थोड़ा सा इसमें बैलेंस्ड आपको कंटेंट डालना होता है कि मेरा नाम XYZ है, ये मेरा पासपोर्ट नंबर है और इस डेट से इस डेट तक मैं स्पेन जाना चाहता हूँ, मेरे जाने का पर्पस टूरिज्म है और मैं जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस फाइल में लगा रहा हूँ जो मेरे जो केस को समझने में आपकी हेल्प करेंगे। जैसे मेरे अकाउंट स्टेटमेंट हो गया या मेरा एम्प्लॉयमेंट प्रूफ हो गया, मेरी टैक्स रिटर्न्स हो गई, तो वो साथ में आपने मेंशन कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना होगा। दूसरा, काफी सारे लोग स्पेन में गलती करते हैं जब वो ट्रैवल आइटनरी बनाते हैं। देखिए, ट्रैवल आइटनरी जब आप स्पेन की बनाते हैं तो बहुत सारे लोग हैं इबीजा आइलैंड को क्लब कर देते हैं। इबीजा आइलैंड को क्लब करने से पहले आपको कुछ चीजें जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इबीजा आइलैंड है, वो वहाँ का फन कैपिटल है, पार्टी कैपिटल है। आप स्पेन जाते हैं और इबीजा आइलैंड आ जाए तो थोड़ा मजा नहीं आता, राइट? लेकिन इबीजा आइलैंड जाना इज अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। सबसे पहले उसकी जो फ्लाइट्स हैं बार्सिलोना से जो जाती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। सेकेंडली, वहाँ पे जो रिजॉर्ट्स और होटल्स हैं वो चीप नहीं है। वो 5-6 नाइट्स अगर आप वहाँ पे लेते हैं तो रीजनेबल अमाउंट आपका लगता है। थर्ड, वहाँ पे जब आप जाते हैं, अगर आपने क्रूज ले लिया या आपने बोट ले लिया तो वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव तो होती ही है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती, जिससे आपका ट्रैवल प्लान डिस्टर्ब हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। अकॉर्डिंगली अगर आप ये इबीजा आइलैंड को शो करते हैं कि भाई मैं स्पेन में इबीजा आइलैंड में जाना चाहता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आपके अकाउंट में बैलेंस भी होना चाहिए। अब बैलेंस कितना होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। काफी लोग कहते हैं कितना बैलेंस होना चाहिए। अगेन, मैं हर बार बोलता हूँ ये आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। इतना तो बैलेंस एटलीस्ट हो कि आप अपने ट्रिप को स्पॉन्सर कर सकते हैं, खर्चा उठा सकते हैं, उसके अलावा भी आपके पास थोड़ा बहुत बैकअप होना चाहिए। तो जब आप वीजा को ऐड करते हैं, अगर आपका ट्रिप सपोज करें स्पेन का 1 हफ्ते का 1 लाख का बनता है और 3 दिन आपने वीजा में ऐड करके उसे 10 दिन का कर दिया,
तो सिर्फ ई वीज़ा के ऐड होने से आपका 1 लाख का ट्रिप 1.5 लाख या 2.5 लाख तक जा सकता है। तो अकॉर्डिंगली आपको बिल्कुल ये चीज़ कैलकुलेट करनी होगी कि ई वीज़ा आइलैंड जो कि हर कोई अपनी आइटनरी में ऑलमोस्ट डाल ही देता है जब वो स्पेन जाता है, तो उसको ये समझना होगा कि उसके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या अगर हम ई वीज़ा आइलैंड नहीं शो करेंगे तो क्या वीज़ा नहीं मिलेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल अफवाहें हैं फालतू की, इसलिए मैं आपको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको वीज़ा आइलैंड दिखाना ही दिखाना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप उसे कभी शो करें अगर आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रांग हो, अदरवाइज उसको शो करना इनफैक्ट आपकी प्रोफाइल को वीक बना देगा और आपके केस को काफ़ी वीक कर देगा और वीज़ा मिलने के चांसेस ड्रॉप हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को आपको बहुत ध्यान रखना होगा। साथ में यहाँ पे जैसे कि आपने सुना होगा, जब भी मैं यूके की, कनाडा की या दूसरी शेंगन कंट्रीज की बात करता हूँ तो आपको बताता हूँ कि अपनी आइडिया भी दिखाएं। कनाडा ऑस्ट्रेलिया में अगर आप लगा रहे हैं तो साथ में कंप्यूटेशन भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर BLS में या स्पेन में सबमिट कराते हैं अपनी ITR, तो यहाँ पर कंप्यूटेशन अगर आपने साथ में अटैच करी तो स्पेन उसको रिफ्यूज़ कर सकता है, BLS उसको रिफ्यूज़ कर सकता है और वो आपको वापस हैंड ओवर कर देंगे, एक मेन सर्टिफिकेट लेके बाकी हैंड ओवर कर देंगे। तो बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ना लेकर जाएं, वो आपके अगेंस्ट यूज हो सकते हैं। तो आपके जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं वही सफिशिएंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि आपकी अकाउंट स्टेटमेंट। अकाउंट स्टेटमेंट भी काफ़ी सारे लोग क्या करेंगे कि जैसे हम बैंक्स में, हमारे सरकारी बैंक्स में अकाउंट है, अगर वहाँ से हम स्टेटमेंट निकलवाते हैं तो वो एक बड़ी सी स्टेटमेंट निकाल के देते हैं, काफ़ी चौड़ा सा पेज होता है, दोनों तरफ लोन्स होते हैं, राइट, और आप उसको जाके BLS में सबमिट कराने की कोशिश करते हैं, BLS उसको ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर देगा। तो अगर आपको अकाउंट स्टेटमेंट निकालनी है तो सबसे पहले वो A4 साइज पेपर पे हो, ये आपको ध्यान रखना होगा। बैंक की स्टैम्प और सिग्नेचर तो अपने मस्ट है ही, और वो बिल्कुल भी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए जो काफ़ी चौड़ा सा पेपर होता है, दोनों तरफ रोल्स होते हैं। आप समझ रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ, जो गवर्नमेंट बैंक्स में ज़्यादातर जब आप स्टेटमेंट निकलवाते हैं तो वैसी स्टेटमेंट देते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो उससे अच्छा अगर आपका बैंक ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं कि नेट बैंकिंग से आप स्टेटमेंट लेके डाउनलोड करके उसको A4 साइज में प्रिंट निकाल के फिर उसमें बैंक में जाके वहाँ पे स्टैम्प और मैनेजर के साइन करवा लीजिए और फिर उसको सबमिट करा लीजिए। उससे ज़्यादा बेटर है, इंस्टेड आप उसको होल्स वाली जो स्टेटमेंट्स उसको सबमिट कराएं, वो नेसेसरी वापस करेंगे और फिर आप उस टाइम अपॉइंटमेंट भी कैंसिल हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, रीशेड्यूलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, और आपका अगर आप कहीं दूर से आए हैं अपॉइंटमेंट अटेंड करने के लिए तो आपका सारा एफर्ट खराब हो सकता है। तो इस चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होगा। अब स्पेन ओपन हो चुका है, तो स्पेन के साथ साथ और भी काफ़ी सारी कंट्रीज है जो ओपन हो रही हैं। स्पेन से जस्ट पहले फ्रांस भी ओपन हुआ था, और भी न्यूज़ है जो ओपन हो रही है कंट्रीज, जिसके बारे में बहुत जल्द हम फिर से बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने स्पेन के वीज़ा को समझने में आपको काफ़ी हेल्प की होगी और डॉक्यूमेंटेशन की काफ़ी ज़्यादा क्लियरेंस आपको मिली होगी। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।